नमस्कार। काशी की धरती से तेजस्विनी के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। और काशी की धरती के दो आध्यात्मिक रंग हमें दिखते हैं, एक भगवान शिव का और दूसरा मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है धम्मिक स्तूप, जो बौद्ध धर्म का एक बहुत मशहूर, बहुत महत्वपूर्ण स्मारक है। और ये स्थान क्योंकि बौद्ध धर्म के लिए बहुत महत्व रखता है, तो इस स्थान की अहमियत आप यहाँ भी देख सकते हैं, जहाँ अवशेष आपके सामने हैं, रूइंस आपके सामने, खंडहर है आपके सामने जो सारनाथ के खंडहर हैं। और यही वो स्थान है जहाँ से भगवान बुद्ध ने सबसे पहले अपने शिष्यों को उपदेश दिया था, धर्म का सार समझाया था। और हम पहुंचे हैं यहाँ काशी की धरती पे एक खास मकसद से, क्योंकि हमारी तेजस्विनी रहती है यहीं सारनाथ में। और सारनाथ में जब हम बात करते हैं अध्यात्म के रंगों की, साथ ही हम बात कर रहे हैं आज साहित्य के रंगों की। हमारी तेजस्विनी साहित्य क्षेत्र से ही जुड़ी हुई हैं। आप एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने साहित्य के विविध रंगों को, या यूँ कहें कि इतिहास के रंगों को भी, या इतिहास की विसंगतियों की ओर तो ध्यान आकर्षित किया ही है, लेकिन साथ ही साथ समाज में भी उन विषयों को, अनछुए विषयों को छूने की और लेखकों के सामने अपनी लेखनी के माध्यम से प्रदर्शित करने के प्रयास किए हैं, जिससे हमारे सोच पे भी दस्तक हो सके। आपको आपके प्रयासों के लिए या उन अनछुए विषयों पर लिखे जाने के लिए आपको नारी शक्ति पुरस्कार मिला, जिनके आधार पर आपको समाज सुधार की, आधुनिक दौर के समाज सुधारक के तौर पर भी पहचान दी जाती है। हमारी आज की तेजस्विनी है जानी मानी लेखिका और साहित्यकार डॉक्टर नीरजा माधव। अपनी लेखनी की ताकत से समाज में जागृति लाने वाले लेखकों में शुमार हैं साहित्यकार डॉक्टर नीरजा माधव, जो सामाजिक परिवेश की संवेदनाओं के स्पर्श को गहराई से महसूस कर अनछुए मसलों की ओर समाज का ध्यान आकर्षित करती हैं। हिंदी साहित्य की आधुनिक पीढ़ी की प्रमुख महिला उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार, अनुवादक एवं कवयित्री डॉक्टर नीरजा माधव की बचपन से ही साहित्य में रुचि रही थी। आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से शिक्षा ली। आपकी लिखी रचनाओं में तिब्बती शरणार्थियों पर उपन्यास गेशे जम्पा, देनपा, तिब्बत की डायरी और फ्री तिब्बत ने खूब सराहना बटोरी। आपके कई उपन्यास, कहानियां विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में भी शामिल की गई। आपकी सृजन यात्रा में 2002 में लिखित यमदीप जैसा उपन्यास महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसमें ट्रांसजेंडर समुदाय के जीवन की दुश्वारियों की मार्मिक गाथा प्रस्तुत की गई है। ऑल इंडिया रेडियो में भी विभिन्न मुद्दों पर सामाजिक चेतना जागृत करने के आपके प्रयास जारी रहे। आपकी लेखनी की विशेषता ही है कि आपकी रचनाओं पर अब तक 50 से अधिक शोध हो चुके हैं। कई पुस्तकें आपकी रचनाओं के विश्लेषण पर लिखी जा चुकी हैं। आपकी अनेक कृतियों का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद भी किया जा चुका है। समाज के अनसुलझे पहलुओं को अपनी रचनाओं में उकेरने के लिए यशपाल पुरस्कार, शंकराचार्य पुरस्कार समेत नारी शक्ति पुरस्कार का सम्मान भी आप प्राप्त कर चुकी हैं। नीरजा माधव, उत्तर प्रदेश। आप हिंदी की लेखिका हैं। ये पुरस्कार आपको हाशिए पर खड़े लोगों के लिए हिंदी साहित्य के जरिए कार्य करने की दिशा में सम्मान के रूप में दिया जा रहा है। मौलिक लेखन के साथ साथ आधुनिक दौर के समाज सुधारक के तौर पर पहचान बना चुकी हैं साहित्यकार डॉक्टर नीरजा माधव। तो आइए करते हैं मुलाकात डॉक्टर नीरजा माधव से। डॉक्टर माधव, बहुत बहुत स्वागत आपका तेजस्विनी के मंच पर। और बहुत खुशी हो रही है हमें कि हम सारनाथ के इस ऐतिहासिक स्थान पर आपसे रूबरू हो रहे हैं। लेकिन आपकी लेखनी की ताकत, बहुत लोग उसको सराहते हैं। आपकी लेखनी में हमारे दर्शकों के लिए ऐसी क्या विशेषता है जिससे आपको लगता है कि पढ़ने वाले को आपकी किताबों के माध्यम से कुछ खास मिलता है? लेखनी की विशेषता तो समय बताएगा, और हमारे पाठक बताएंगे, दर्शक बताएंगे, जो पढ़ते हैं वो लोग बताएंगे। हाँ, हम ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि उन सारे विषयों को लिखने का मेरा मन होता है जिन विषयों पर आज तक लेखनी नहीं चली। जैसे ये आप जहाँ पर खड़ी हैं, ये बौद्ध धर्म का स्थान है, ज्ञान की भूमि मानी जाती है, तो यहाँ पर केंद्रित कोई उपन्यास आज तक नहीं आया था। तो मेरे मन में आया कि यहाँ की तमाम विसंगतियाँ भी हैं, और उस समय के गौतम बुद्ध जी होते, भगवान बुद्ध होते आज, तो वो क्या सोचते और यहाँ की जो
जो वर्तमान स्थिति है उसको देखकर उनके मन में क्या भाव आता। तो इसको लेकर मैंने ईहा मृग एक उपन्यास लिखा जो भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ। कई संस्करण उसके छपे, तो उससे पता चला कि हमारे पाठक उसको बहुत पसंद कर रहे हैं, उस उपन्यास को, और लोगों ने उसे पढ़ने की कोशिश की। वैसे एक लेखिका के तौर पर आपकी विशेषता ये रही है कि आप इतिहास के उन पन्नों को खंगालती हैं जिनको एक अलग नज़रिए से, आज के नज़रिए से अगर पढ़ने वाला देखे तो कैसे उसको आत्मसात करेगा। लेकिन इसमें आपकी तेभ्य स्वधा किताब, इसका ज़रूर यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगी, क्योंकि हम ये मानते हैं कि इतिहास में बहुत विसंगतियाँ रही हैं, लेकिन क्या ज़रूरी है कि हम इतिहास के पन्नों को खंगालते हुए उसे वर्तमान में सवाल करें इतिहास को लेकर। क्या एक लेखक के ऊपर आपको लगता है कि ये जिम्मेदारी आती है कि आज के दौर के दर्शक के जो पाठक हैं उनको रूबरू कराएं उस दौर से? तेभ्य स्वधा के पीछे क्या सोचती हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं ममता जी कि जो हमारी कड़वी स्मृतियां होती हैं हम प्रायः उनको याद नहीं करना चाहते। लेकिन क्या कारण है कि हम भारत विभाजन के दंश को याद करना चाहते हैं? इतिहास में बहुत कुछ पढ़ा होगा कि राजा बदलते हैं, शासक बदलते हैं और सत्ता बदल जाती है, लेकिन कभी प्रजा नहीं बदलती। पहली बार ऐसा हुआ इतिहास में, विश्व के इतिहास में, कि प्रजा बदली गई। यानी ये कहा गया कि जिन्हें जाना हो पाकिस्तान, जो विभाजित होकर भारत से टूट गया था, अलग हो गया था, जिसको जाना हो जाए और जिसको यहाँ रहना हो रहे, ये स्वतंत्रता थी यहाँ के लोगों को। लेकिन पाकिस्तान से जो भारतीय थे उनको बलात् विस्थापित किया गया और सही सलामत नहीं, बल्कि कभी उनके शव आ रहे थे ट्रेनों में, कभी महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा था, अत्याचार हो रहा था। कुछ संख्या में वो लोग जब बचे हुए थे वो आके राजौरी की घाटी में शरण लिए हुए थे, तमाम जगह शरण लिए हुए थे। तो राजौरी की घाटी की घटना उद्वेलित करने वाली थी मेरे लिए कि वहाँ पर लाखों हिंदुओं ने शरण ले रखा था और रातों रात कबायली वेश में उनका कत्लेआम हुआ और लूटपाट हुआ। तो उसमें कोई नहीं बचा, ना उन्हें स्वजन मिल सके अपने जिनके यहाँ वो भागकर शरण लेना चाह रहे थे, और ना ही उन्हें चिता मिली। तो एक विश्व संवाद केंद्र की पत्रिका थी, उसमें छोटी सी न्यूज़ थी कि कौन लिखेगा इनका खूनी इतिहास। अच्छा। मुझे लगा कि मुझे लिखना चाहिए, क्योंकि सब कुछ लिखना व्यर्थ है यदि मैं अपने लोगों के बारे में कुछ ना लिख सकूं। तो आप जानती हैं कि सनातन धर्म हमारा बहुत उदार है। सनातन धर्म में हम किसी भी कुल के हों, हम किसी भी ख़ानदान के हों, लेकिन एक पक्ष पूरा जो पितृपक्ष होता है उसमें हम तर्पण अगर करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तो हम ज्ञात अज्ञात सबके लिए करते हैं। यानी जो हमारे घर का नहीं है पितर, जो पितृ हैं हमारे, वो उनको भी हम तर्पण दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं। तो मतलब आप हाँ, इतनी गहन सोच थी इसके पीछे आपकी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तर्पण के रूप में मैंने वो कथा लिखी, उपन्यास के रूप में, तेभ्य स्वधा। स्वधा का अर्थ ही होता है, जब हम तर्पण करते हैं तो स्वधा बोलते हैं, और जब पूजन में हवन आहुति डालते हैं तो स्वाहा बोलते हैं। जी। तो तेभ्य स्वधा उसी का प्रतीक है कि हमने उन भारतीयों को, उन हिंदुओं को तर्पण दिया। वैसे अगर हम डॉक्टर नीरजा माधव के रचनाओं की बात करते हैं तो आपको हर किताब के पीछे एक ऐसी ही गूढ़ सोच और एक कह सकते हैं अनुभव भी देखने सुनने को मिल सकता है। तो आइए आपको लिए चलते हैं डॉक्टर नीरजा माधव की किताबों की दुनिया में और करते हैं उनसे उनकी किताबों और विषयों को लेकर और बातचीत। चलते हैं। एक साहित्यकार तलवार नहीं चलाता, तलवार चलाकर कोई जीत हासिल नहीं करता, लेकिन समाज को पिन चुभोने का काम तो करता है अपनी लेखनी के माध्यम से, ताकि लोग जागें, ताकि उसकी टीस को महसूस करें। और ये टीस तब महसूस कर सकते हैं जब स्वयं लेखक उस स्तर तक जाकर उस फीलिंग को, उस भावना को समझ सके। लेकिन आपने तिब्बती शरणार्थियों पर भी किताबें लिखी हैं और रादर उन ये भी बोलना सही होगा कि उन किताबों को लेकर भी एक विमर्श शुरू हो गया। तो क्या आपके अपने व्यक्तिगत जीवन में भी कुछ ऐसा घटा कि आपका ध्यान उनकी ओर गया? सारनाथ एक बौद्ध स्थल भी है, हालांकि यह एक प्राचीन सनातन स्थल भी है। यहाँ पर पौराणिक मंदिर हमारे पास है सारंगनाथ जी का, जिनके नाम पर सारनाथ पड़ा हुआ है। लेकिन
विशेष रूप से बुद्ध के यहाँ आगमन के बाद से और अपने पंचवर्गीय भिक्षुओं को ज्ञान देने के बाद से ये बौद्ध धर्म के नाम पर जाना जाने लगा। तो यहाँ पर बुद्धिस्ट हैं, चूँकि तिब्बती शरणार्थी भी, तो वो तिब्बती शरणार्थी भी यहाँ पर रहते हैं सारनाथ में। मैंने अपने आसपास तिब्बती लोगों को देखा है। तो मैं उस समय आकाशवाणी में प्रोग्राम ऑफिसर थी, तो मैंने सोचा कि मैं तिब्बतियों पर, क्योंकि तिब्बत के बारे में भारत सरकार का उस समय तक ये इरादा था या पॉलिसी थी कि वो चीन का मामला है, हम उस पर नहीं बोलेंगे। तो हमने तिब्बतियों की इस समस्या को, पीड़ा को, हमने उनको देश विहीन स्थिति में देखा था, उनकी पीड़ा को महसूस किया था। एक विद्यालय में एक तिब्बती महिला को हम लोगों की तरह से भारतीय परिधान पहनकर भारत का राष्ट्रगान गाते हुए देखा था मैंने। तो मेरे मन में एक पीड़ा हुई थी कि इस स्त्री के मन में, इस महिला के मन में क्या आ रहा होगा कि इसका अपना अगर देश होता तो क्या आज वो आकर हमारे भारत देश का राष्ट्रगान गा रही होती। तो उसी समय मेरे मन में आया कि इन लोगों के बारे में मुझे कुछ लिखना है, इनकी आवाज़ बनना है। आकाशवाणी के लिए मैंने एक कार्यक्रम उन लोगों के इंटरव्यूज़ करके, यहाँ तिब्बती विश्वविद्यालय है तो उसके वाइस चांसलर उस समय डायरेक्टर हुआ करते थे, तो उनका इंटरव्यू किया। बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं का, जो तिब्बती बौद्ध भिक्षु थे, उन लोगों का इंटरव्यू किया। तो फिर उसके बाद गेशे जंपा नाम से मेरा उपन्यास आया 2006 में। उसको परम पावन दलाई लामा जी ने लोकार्पित भी किया वहीं पे दिल्ली में। फिर परम पावन दलाई लामा जी के आग्रह पर ही मैंने 2014 में देनपा तिब्बत की डायरी भी लिखा। वो भी उपन्यास है, डायरी शैली में है। जो तिब्बत में छूट गए तिब्बती हैं और जिनका आंदोलन किसी तरह से कुचल दिया जा रहा है चीन सरकार के द्वारा, तो उनकी समस्याओं को, उनके कष्ट को, वेदना को देनपा तिब्बत की डायरी में रखा। जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि इस लेखनी के जितनी परतें खोलते जाएं खुलती चली जाएंगी, लेकिन अभी बहुत सी और भी परतें हैं जिनको हम खोलेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए तेजस्विनी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं तेजस्विनी, जिसमें आज मेरी मेहमान है डॉक्टर नीरजा माधव। डॉक्टर माधव, आप इतना कुछ लिखती आई हैं। आप कविताएं भी लिखती हैं, कहानियां भी लिखती हैं, उपन्यास भी लिखती हैं, ललित निबंध भी लिखती हैं आप। इतनी विधाओं में सिद्धहस्त हैं आप। लेकिन ये कब बीज अंकुरित हुआ लेखनी का, जब आपको लगा कि मुझे लेखिका ही बनना है जीवन में? बड़ी प्यारी सी, जिसको कहे बचकानी सी घटना है। अच्छा, कि मैं पिताजी की थोड़ी लाडली थी, तो उनके साथ ही साथ हम ज़्यादातर तो रहा करते थे। मेरे पिताजी शिक्षक थे गवर्नमेंट कॉलेज में, तो उनका ट्रांसफ़र हुआ करता था। तो जहाँ जहाँ वो जाते थे, तो मेरी जो प्राइमरी शिक्षा थी उनके साथ साथ हुई। गांव में कक्षा 4 और 5 की पढ़ाई करने के बाद फिर 6, 7, 8 की पढ़ाई मैंने पिताजी के साथ की। साइकिल पर मेरे पिताजी एक शिक्षक थे, तो वो लेकर हमें जब घर आया करते थे, और फिर उसके बाद वो चलते हुए एक पिता अपनी पुत्री से, छोटी पुत्री से कुछ कुछ बात करता था। तो वो दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने नाच जाता है कि सूरज ढल रहा होता था। कभी कभी पिताजी के मुंह से मैं प्रसाद जी की ये पंक्ति ज़रूर सुना करती थी, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। तो पिताजी ने ऐसे ही चलते चलते एक बार हमसे पूछा कि तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो? तो हमने कहा कि आप बता दीजिए क्या बने। तो बोले मैं तो चाहता हूँ तुम साहित्यकार बन जाओ, लेखिका बन जाओ। तो हमें नहीं पता था लेखिका क्या होता है। हम बोले हाँ बन जाएंगे।
मगर वो भोली, मुझे कहना होगा वो भोली सी एक जो सोच थी आपकी, वो फिर मूर्त रूप में सामने आई और आज आप एक साहित्यकार के रूप में एक पहचान रखती हैं आप अपनी। लेकिन नीरजा जी, चूंकि आपने बचपन से ही आपका रुझान इसका मतलब इस तरफ रहा, अब आगे मैं बात करूं उससे पहले आपसे अनुरोध करूंगी, क्योंकि आप कविताएं भी लिखती हैं, तो हमारे दर्शकों को कुछ अपने लिखा हुआ कुछ सुनाएंगे आप? तिब्बती समस्या पर, जो तिब्बती शरणार्थी हैं और तिब्बतियों की जो अहिंसक मुक्ति साधना है, उसको लेकर मैंने एक बाइलिंगुअल पोइट्री कलेक्शन भी दिया साहित्य समाज को, फ्री टिबेट करके। इसका शीर्षक ही है पर्यावरण की आज़ादी। जिस समय हम कर रहे होते हैं तिब्बत की आज़ादी की बात, उस समय हम कर रहे होते हैं 500 प्रकार की चिड़ियों के अस्तित्व की चिंता। 126 खनिजों के दोहन से उपजी हमारे माथे पर उगी सिलवटों और करोड़ों लोगों की प्यास की बात जो बुझती है यहाँ से निकलने वाली प्रमुख नदियों के निर्मल प्रवाह से। हम केवल चिंतित नहीं हैं तिब्बत की आज़ादी के लिए, बल्कि हमें चिंता सताती है तिब्बत के बहाने इस पूरे यूरेशिया के पर्यावरण की आज़ादी और धरती पर मौसमों और जलवायु की। आप जिस तरीके के विषयों पर लिखती आई हैं, जाहिर है कि उन विषयों पर आप यूं ही नहीं लिख सकते, उनके लिए शोध की ज़रूरत पड़ती है, पढ़ना पड़ता है उनके लिए। तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है आपको भी इस तरह के विषयों पर पुस्तकें लिखते हुए? सही कहा ममता जी। अगर हम केवल तथ्यहीन बातें देने की कोशिश करेंगे तो जो हमारे पाठक हैं या जो समाज है साहित्य का, वो नकार देगा। इसलिए हमें पूरी तरह से शोध करने के बाद, और विशेष रूप से मैं अपनी बात बताऊं, अपनी आदत बताऊं कि किसी भी विषय पर लिखने से पहले मैं उसका पूरा गहन अध्ययन करती हूं। एक तरह से एक नया शोध, नई पीएचडी मेरी होती है उस पर, और फिर हम उस पर लिखने का मन बना पाते हैं। तो ये जो शोध का कार्य है सालों चल सकता है। लिखने का काम मैं 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में कर लेती हूँ, लेकिन उसके पहले जो तैयारी होती है उसको साल 2 साल में चलने देती हूँ। अच्छा, तो जितना वो कहते हैं ना, जितना सोना तपता है उतना निखर के आता है, वही आपके साथ होता है। लेकिन आपको, क्योंकि आपकी बहुत सारी पुस्तकें ऐसी हैं जो अब विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में अब पाठ्यक्रम का हिस्सा है, तो गर्व की अनुभूति तो होती होगी, लेकिन क्या जिम्मेदारी का एहसास भी होता है कि आपके विचारों से अगली पीढ़ी अपने विचारों को परिभाषित कर रही है? एक संतुष्टि की भावना होती है कि जो मैंने लिखा, और अपने जीवन काल में बहुत कम ऐसे लेखक हुए जिनको कि पाठ्यक्रमों में पढ़ाया गया, तो सौभाग्यशाली उन लेखकों में मैं हूँ कि चीन के ग्वांगतुंग विश्वविद्यालय में भी मेरा उपन्यास अनुपमेय शंकर है पाठ्यक्रम में। ऐसे ही यहाँ के भारत के कई विश्वविद्यालयों में मेरे उपन्यास, कहानियाँ और कविताएं पढ़ाई जा रही हैं, बोर्ड के पाठ्यक्रमों में है। तो मुझे संतुष्टि होती है कि मैं जो लिख रही हूँ वो नई पीढ़ी तक, जिनके लिए मैं लिख रही हूँ, उन तक वो बातें पहुँच रही हैं। लेकिन यहाँ पर अपने दर्शकों को हम ये भी बताना चाहेंगे कि डॉक्टर नीरजा माधव, इनके ऊपर भी कई किताबें लिखी जा चुकी हैं और इनके ऊपर 50 से ज़्यादा थीसिस, पीएचडी की थीसिस भी की जा चुकी हैं। तो डॉक्टर नीरजा माधव, ये जो थीसिस की जाती है आपके ऊपर, खासकर आपका जो एक उपन्यास है यमदीप, 3rd जेंडर के ऊपर आप पहली महिला हैं जिन्होंने लिखा है, और ये मेरे को लगता है बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनके विचारों को छूती है ये आपकी किताब, क्योंकि बहुत सारी किताबें पब्लिश हुई हैं इस आपकी किताब पर। हाँ, अब तो वह समय आया कि बहुत सारे बच्चों ने पीएचडी की यमदीप को केंद्र में रखकर मेरे उपन्यास जो 3rd जेंडर के ऊपर है, जिसको हम तृतीया प्रकृति समुदाय कहते हैं, तो इस पर अब शोध कार्य भी हो रहा है। एमफिल की डिग्री भी बहुत सारे बच्चे ले रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने इस पर यमदीप को केंद्र में रखकर पुस्तकें लिखी अपनी। लेकिन जिस समय मैंने लिखा था, प्रकाशित हुआ था 2002 में मेरा ये उपन्यास यमदीप, उस समय तक ऐसा लोग कहते हैं कि ये पहला उपन्यास है। हालांकि हमारे प्राचीन शास्त्रों में बृहन्नला है, शिखंडी है, तमाम तरह के कैरेक्टर्स हैं, पात्र हैं जिनका अस्तित्व है हमारे प्राचीन शास्त्रों में। बीच के समय में यह जो समुदाय था
थर्ड जेंडर, ये बहुत उपेक्षित हो गया और इसको समाज ने भी बहिष्कृत कर दिया, परिवार ने भी बहिष्कृत कर दिया। तो इनकी जो पीड़ा थी, मेरी जब बच्ची पैदा हुई थी तो ये लोग नाचने गाने के लिए आए थे मेरे घर पर। तो उसी समय मेरे मन में आया था कि इनके खाने पीने की, इनके जीवन यापन की चिंता कौन करता है। और फिर जब हमने वही रिसर्च की बात आपने कही ना, तो रिसर्च करना इनके बारे में जब शुरू किया तो पता चला कि चुनाव में या तो स्त्री होता है या तो पुरुष होता है, इन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं था, या तो अपने को स्त्री बनाकर ये डालें या पुरुष, इनका जेंडर कहीं नहीं था। और फिर जब हमने पुलिस विभाग में भी पता किया कि क्या इनके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमे वगैरह आप लोगों के यहाँ दर्ज होते हैं, तो बिल्कुल ना में जवाब मिला। तो मुझे लगा कि एक ऐसा समुदाय जो बिल्कुल उपेक्षित है, जो भागकर उस अभिशप्त समुदाय में रहने को विवश होता है, वो बच्चा पैदा होता है हमारे आपके घरों में, बिल्कुल, यानी सामान्य घरों में पैदा हुआ वो बच्चा भागने के लिए विवश होता है क्योंकि हम सामाजिक रूप से उसको स्वीकार्यता नहीं दे रहे हैं जैसे किसी दूसरे दिव्यांग बच्चे को देते हैं। और मेरे को लगता है यही कारण है कि आप जो काम कर रही हैं वो काम सराहा जा रहा है विभिन्न मंचों पर। लेकिन आपकी लेखनी कैसे आगे बढ़ती है, मतलब आप विषय कैसे चुनती हैं? जैसे मेरे को लगता है कि आप कोई हल्की सोच आती है, कुछ कहीं दस्तक होती है मनस्थिति में कहीं, तो आप एक कविता के रूप में उसको लिख देती हैं। फिर कुछ और गहन सोच आती है तो शायद उपन्यास या कहानी का रूप लेते हैं, और ज़्यादा विस्तृत तो उपन्यास। मैं सही हूँ या कुछ और थॉट प्रोसेस होती है आपकी लेखनी के पीछे? बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप कि जैसे कोई एक छोटा सा बिंदु, कोई एक बीज तत्व जिसको कहते हैं, वो आपके या मेरे मन में पैठ बनाता है और फिर वो धीरे धीरे जैसे होता है कि एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेना, या वो विषय ही तय करता है कि मुझे नीरजा माधव तुम उपन्यास के रूप में लिखोगी, या नीरजा माधव तुम मुझे कहानी के रूप में लिखोगी, या तुम कविता के रूप में, या फिर ललित निबंध या निबंध के रूप में मुझे बस समेट दो। तो वो जो विषय होता है वो स्वयं तय करवा लेता है कि मुझे क्या लिखना है उस पर। अच्छा। तो कई बार होता है कि जब एक पॉज पीरियड आता है, मान लीजिए कि हमने एक उपन्यास लिख लिया तो महीना 2 महीना हम कुछ नहीं लिखते हैं, जैसे लगता है कि हम एकदम खाली हो गए हैं, जैसे होता है घड़ा भरता है, घड़ा खाली हो जाता है। तो उस तरह से जब खाली हो जाते हैं, हम पॉज पीरियड होता है, शून्यकाल जब मेरा रहता है लेखन के बाद, तो मुझे खुद आश्चर्य होता है कि क्या मैंने इसको लिखा। अच्छा। क्योंकि जिस समय हम लिख रहे होते हैं लगता है कि कोई और मुझसे लिखवा रहा है, तो वहीं पर हमें मानना पड़ता है कि वो जो विषय है, यानी जो बिंदु है समाज का या राष्ट्र का या व्यक्ति का, वो अपने से अपनी विधा तय करता है और मुझसे बैठाकर लिखवा लेता है। तो वहाँ पर मैं केवल गणेश की भूमिका में होती हूँ लिखने वाली। आपने तो इतना काम किया है लेखनी को लेकर, यहाँ पर आपसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस लेती हूँ, छोटे छोटे सवाल जिनसे हमें ये पता चले ये जो लेखिका है डॉक्टर नीरजा माधव, इनके पीछे छिपी हुई स्त्री कौन है। तो शुरू करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नीरजा जी, आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देती हैं? सफलता का श्रेय तो निसंदेह अपने पति डॉक्टर माधव को देती हूँ कि उन्होंने वो माहौल दिया मुझे। अच्छा, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? मुझे गुस्सा बहुत आता है। और सबसे बड़ी ताकत? ताकत मेरा अपना श्रम और संकल्प शक्ति, कि मैं जो चीज़ ठान लेती हूँ उसको कर ही डालती हूँ। अच्छा, और कोई ऐसी चीज़ है ज़िंदगी में जो आपको बहुत परेशान करती है? कोई ऐसी सोच, कुछ ऐसा विषय, कुछ? मैं कभी किसी के अपमान की पहल नहीं करती, लेकिन जब मुझे कोई इग्नोर करने की कोशिश करता है तब मुझे बहुत ज़्यादा छटपटाहट और क्रोध। हाँ, स्वाभिमान पर जब चोट कहीं से लगती है तो फिर मैं तिलमिला उठती हूँ और फिर किसी भी स्तर पर जाकर उसको जवाब देती हूँ। अच्छा, अगर आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में कोई एक चीज़ बदलने का मौका मिले तो आप क्या बदलना चाहेंगे? बदलना तो कुछ भी नहीं चाहेंगे क्योंकि मैं संतुष्ट हूँ अपनी ज़िंदगी से। अच्छा, कोई एक ऐसा विषय जिस पर भी लिखने की इच्छा है आपकी? बहुत सारे विषय हैं मेरे आसपास, बहुत घूम रहे हैं विषय, मेरे पास समय नहीं मिलता है कि मैं उन सब को समेटूं, और लगता है कि ईश्वर मुझे थोड़ा समय ज़्यादा दे ताकि मैं उन सब को लिख सकूं। जैसे विश्वविद्यालयों में छात्रों के साथ क्या होता है, मैं उस पर भी लिखना चाहती हूँ। अच्छा। अभी एक काम मैं कर रही हूँ लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन को उपन्यास के रूप में ढालने का, उसको भी मुझे पूरा करना है।
भारत का सांस्कृतिक स्वभाव करके एक मैं निबंधों का संग्रह ले आ रही हूँ, तो उस पर भी मेरा काम चल रहा है। तो इस तरह बहुत से कुछ है। बहुत सारा काम है, अभी फैला हुआ है सब। अच्छा, लेखन से हटकर ऐसे और कौन से काम हैं जो नीरजा माधव करना पसंद करती हैं? बचपन से संगीत मेरी कमज़ोरी थी। अच्छा। मैं अभी भी क्लासिकल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल लगाकर ही लिखना पसंद करती हूँ। और मेरा कंसर्न कमजोरी है या गाती भी है? गाते भी थे लेकिन अब नहीं गाते। और आकाशवाणी की बिहाई आर्टिस्ट भी थे हम शुरू में, जब हम नौकरी में नहीं आए थे तो उस समय जब पीएचडी कर रहे थे बीएचयू में, तो वहाँ पर बिहाई आर्टिस्ट थे हम आकाशवाणी वाराणसी में। क्या बात है, ये तो एक छुपा हुआ पहलू है आपका। यहीं से चलिए अगला सवाल पूछती हूँ आपके बारे में, एक ऐसी बात जो लोग कम जानते हैं। मेरे बारे में मुझे लगता है कि मैं बहुत पारदर्शी हूँ। मेरे बारे में मेरा गुस्सा, मेरा प्यार, मेरा स्नेह सब लोग जान जाते हैं, इसलिए मैं कुछ छिपा नहीं पाती। अच्छा, कार्यक्रम के अंत में जो लोग अपनी लेखनी सुधारना चाहते हैं, जो अच्छा लेखक बनना चाहते हैं, एक गहन चिंतन वाला लेखक बनना चाहते हैं, उनको आप क्या मंत्र देंगे? सबसे पहला मंत्र, अगर मंत्र मानते हैं तो उनको अध्ययन करना चाहिए, गंभीर अध्ययन अपने शास्त्रों का, अपने साहित्य का। मतलब जो जिस साहित्य ने मानक स्थापित किया है उस साहित्य का अध्ययन करें, क्योंकि बहुत सारा साहित्य आजकल ऐसा दिया जा रहा है जो केवल आपकी शिराओं में एक झंझनाहट पैदा करता है, आपको कुछ गंभीर देता नहीं है। तो आपको चुनना है कि आप एक अच्छा साहित्य पढ़ें, गहन अध्ययन करें, उसके बाद लिखने की कोशिश करें, तो आपके लेखन में गंभीरता आएगी। और मेरे को लगता है कि किताबों से दोस्ती कर लीजिए। आजकल की पीढ़ी देखें तो लैपटॉप और मोबाइल से ज़्यादा दोस्ती करती है, किताबों को भूल रही है। तो किताबों की दुनिया में कदम रखें तो मुझे लगता है वो ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और किताबें ही अपनी सच्ची मित्र भी होती हैं, क्योंकि आपको लैपटॉप पर या मोबाइल पर एक खास पोस्चर में बैठे रहना होता है, फिर तो तमाम तरह की समस्याएं भी, जो शारीरिक समस्याएं पैदा होती हैं, सर्वाइकल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन किताबों के साथ क्या है कि आप पेट के बल लेट के पढ़ रहे हैं या सीधे पढ़ रहे हैं या फिर सिरहाने आपने तकिए के नीचे रख दिया, किताबें शिकायत नहीं करती आपसे। बहुत खूब। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जो एक लंबी फहरिस्त आपके पास है जिस पर आप भी काम करना चाहती हैं, सफलतापूर्वक जरूर पूरी कर सके, ये हमारी शुभकामनाएं आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे। बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी, आप आई यहाँ पर, आपकी पूरी टीम को बहुत धन्यवाद। तो यहाँ सारनाथ, काशी के सारनाथ से मैं ममता चोपड़ा अपनी पूरी टीम के साथ आपसे इजाज़त लेती हूँ। लेकिन तेजस्विनी में इस एपिसोड को लेकर तो आप अपने कमेंट्स हमें ज़रूर ईमेल के ज़रिए भेजिएगा, और ईमेल याद है ना, tejaswini.ddnews@gmail.com। लेकिन साथ ही साथ हमें आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं, हमसे आप साझा कर सकते हैं ऐसी महिलाओं की कहानी भी जो आपको प्रेरित करती हों। तो ज़रूर लिखिएगा एक ईमेल हमारे नाम। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। यहाँ विश्व के हर देश से प्रतिनिधि एकत्र हुए हैं भारत देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए।